हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो ये जो टॉपिक है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में से है। फॉरेन अवार्ड जो है वो हम दो तरीके से देखते हैं। हमारे जो ये एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, इसके अंदर हमें जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से जो फॉरेन अवार्ड्स होते हैं उनका एनफोर्समेंट करते हैं। फॉरेन अवार्ड जो है वो दो तरीके की कन्वेंशन के थ्रू हमें मिलते हैं, या तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के थ्रू या फिर जिनीविया कन्वेंशन के थ्रू। और दोनों के अंदर ना प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जो आप 44 सेक्शन से आगे की चीज़ें पढ़ोगे वही सेम चीज़ रिपीट होगी 53 से आगे सेक्शन में। जब आप जिनीवा कन्वेंशन में पढ़ोगे सब चीज़ें सेम ही है, सब मीनिंग सेम है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आर्बिट्रेशन होगी, हर एक चीज़ जो है वो सेम है। सबसे पहले ना जो सेक्शन इसका न्यूयॉर्क कन्वेंशन जब हम देखें, मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 44 देखें जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन से के बारे में बात करता है। जब अगर हम सेक्शन 53 देखें जो जिनीवा कन्वेंशन के थ्रू मिला है, तो दोनों के अंदर सेम डेफिनेशन दे रखी है किसकी, आर्बिट्रल अवार्ड की। ये हमें क्या बोलता है कि होता क्या है ये आर्बिट्रेशन, ये बोलता है कि फॉरेन अवार्ड क्या होता है। इसका मतलब होता है आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड हमें पता है कि जो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो आर्बिट्रेटर हमें डिसीजन दे रहा है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आर्बिट्रल अवार्ड आपको मिल रहा है ऑन डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। भाई दो लोगों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप है, उसमें अगर कोई डिफरेंसेस हुए और उसके लिए आप एक तीसरे व्यक्ति के पास गए और उसने आपको आर्बिट्रल अवार्ड दिया, यानी आप तीसरे व्यक्ति यानी आर्बिट्रेटर के पास गए और उसने आपको एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया। आपके बीच में जो लीगल रिलेशनशिप था ये हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल हो था, या हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल ना होता कि भाई आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर थे इसलिए आर्बिट्रेशन में गए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, इवन देन आप खुद डिसाइड करके आर्बिट्रेशन के अंदर चले गए। कंसीडर्ड कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया मेड ऑन और आफ्टर 11th day of October 1960 इन केस ऑफ न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अगर 11 अक्टूबर 1960 के बाद गए एज पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन और इस तरीके का कोई आर्बिट्रल अवार्ड मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन अवार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन अवार्ड बोलेंगे। और सेम चीज, सेम डेफिनेशन, हर चीज सेम, लेकिन 28 जुलाई 1924 के बाद गए थे तो वो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड एज पर फॉरेन अवार्ड एज पर जिनीवा कन्वेंशन है। सेम ही डेफिनेशन है, बट डिपेंड ये करता है कि कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस कन्वेंशन के थ्रू आप जा रहे हो उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंबर कंट्रीज होंगी। और अब हम अगर दोनों कन्वेंशंस के पार्ट है तो हमने दोनों को फॉलो करते हुए अपने लॉज बनाए। तो दैट डिपेंड्स कि जो पार्टीज जो फॉरेन अवार्ड लेके आ रही है वो कौन से कन्वेंशन की मेंबर कंट्रीज से आ रही हैं, तो हम उसका प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन हो चाहे जिनीवा कन्वेंशन हो। तो कोई भी अगर फॉरेन अवार्ड होगा, चाहे वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में हो चाहे जिनीवा कन्वेंशन के अंदर हो, वो एनफोर्सेबल होगा अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविजंस के हिसाब से इस एक्ट के। भाई अगर न्यूयॉर्क कन्वेंशन है तो 43 से 52 सेक्शन अप्लाई होंगे। अगर जिनीवा कन्वेंशन है तो उसके अंदर जो आगे के सेक्शन है 53 से आगे के सेक्शन है 61 तक या 62 तक, वो अप्लाई होंगे जिनीवा कन्वेंशन के लिए। have been treated as binding for all the purpose on the persons as between whom it is made and may accordingly be relied on any of those persons by way of defense, set off or otherwise in any legal proceeding in India। तो आप उन सारे प्रोविजंस को, अगर आप फॉरेन अवार्ड को इंडिया में आकर इन्फोर्स करा रहे हो तो उन सारे प्रोविजंस को आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, डिफेंस लेने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, या किसी भी पर्पस के लिए आपको जो ठीक लगता है, यू कैन यूज दोज प्रोविजंस। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर कर दी। अब हम सेक्शन 45 के ऊपर आते हैं जहाँ से न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात की गई है कि अगर न्यूयॉर्क कन्वेंशन मेंबर कंट्रीज में से कोई फॉरेन अवार्ड आके इंडिया में एग्जीक्यूट होता है तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रहेंगी। और सेम चीज़ आप जिनीवा कन्वेंशन में पढ़ोगे, कॉपी सेक्शंस हैं वो। सेक्शन 45 क्या बोलता है, अ जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी, कोई कोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, व्हेन सीज्ड ऑफ एन एक्शन इन मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्टीज हैव मेड एन एग्रीमेंट। भाई अगर जनरली बात यही होती है आर्बिट्रेशन के अंदर कि अगर आप दो पार्टीज ने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के अंदर वो एग्री हो गए कि हम नॉर्मली कोर्ट में जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम आर्बिट्रेटर के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल जुडिशियल अथॉरिटी है उसकी जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। वो उसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने ऐसे बोला है कि अगर उनके बीच में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो उनको आर्बिट्रेटर के थ्रू ही अपने मैटर को रिजॉल्व करना है, ना कि वो डायरेक्टली किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास जाएंगी। बाद में जो आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, जो भी वो आर्बिट्रेटर देगा, उसको आप जुडिशरी के थ्रू, जुडिशियल अथॉरिटीज के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एंड दैट विल बी ट्रीटेड सेम एज अ डिक्री। जैसे कोर्ट डिक्री देता है उसी की तरह जुडिशियल अवार्ड को ट्रीट किया जाएगा।
एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अनलेस इट प्रेमेफाई फाइंड दैट सेड एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड। कि भाई अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरीके से कोई एग्रीमेंट मिलता है तो वहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी जो है उनकी पावर सीज हो जाएगी और वहाँ पे वो डिसीजंस किसके लिए जाएंगे, आर्बिट्रेटर के लिए जाएंगे, और दोनों में से कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट कर सकता है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए, या कोई भी जो भी क्लेम कर रहा है वो बोलेगा कि आर्बिट्रेशन के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। कब यहाँ पे आर्बिट्रेशन अप्लाई नहीं होगा, अगर जिस एग्रीमेंट के थ्रू आप एंटर हुए हो इस आर्बिट्रेशन के अंदर, अगर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही अपने आप में नल एंड वॉइड मान लिया जाता है, या नल एंड वॉइड होता है, या इन ऑपरेटिव होता है, या फिर इनकैपेबल होता है कि उसका परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अदरवाइज सेक्शन 45 यही बोलता है कि अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि आप अपनी मैटर को, अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, तो जो नॉर्मल जुडिशियल अथॉरिटी है वो सीज कर जाएगी पावर की वो आपके उस मैटर के ऊपर कोई डिक्री पास करे, वहां पे आपको आर्बिट्रेशन के थ्रू ही जुडिशियल अवार्ड लाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल जिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे वो एग्रीमेंट ही अपने आप में नल एंड वॉइड या इनऑपरेटिव या इनकेपेबल ना हो परफॉर्म करने के लिए। तो सेक्शन 45 ये बात करता है। देन सेक्शन 46 बोलता है कि जो फॉरेन अवार्ड होता है वो कब बाइंडिंग हो जाता है। तो सेक्शन 46 क्या बोल रहा है कि कोई भी जो फॉरेन अवार्ड है जो कि एनफोर्सेबल होगा इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, शेल बी ट्रीटेड एज बाइंडिंग फॉर ऑल द पर्पसेज ऑन द पर्सन्स एज बिटवीन whom इट इज मेड। तो अगर ए और बी के बीच में अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट हुआ है और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वहां पे उनके ऊपर ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही चलेगा, वो नॉर्मल चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। एंड मे अकॉर्डिंगली भी रिलाइड ऑन एनी बाय एनी ऑफ द पर्सन बाय, वही सब चीज़ यहाँ पे बता रहा है। फिर एविडेंस बोल रहा है सेक्शन 47 के अंदर, सॉरी 47 के अंदर, कि आप किन एविडेंसेस के थ्रू एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉरेन अवार्ड। यानी मान लो आपको एक फॉरेन अवार्ड मिल गया, भाई आर्बिट्रेशन बैठी और आर्बिट्रेशन ने आपको एक फॉरेन अवार्ड दे दिया, तो यहाँ पे अब आपको कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे। अगर आप फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करवाना चाहते हो तो कोर्ट के सामने, अब कोर्ट ही इन्फोर्स कराएगा। यहाँ पे आर्बिट्रेटर आपके जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया उसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, तो कोर्ट इसको इन्फोर्स कराएगा। कैसे इन्फोर्स कराएगा, जैसे कि अपने आप में क्या हो, एक डिक्री हो। लेकिन आप जब इसके इन्फोर्समेंट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि इसको इन्फोर्स करा दीजिए, तो कोर्ट आपसे कुछ वहाँ पे एविडेंसेस मांगेगा। तो क्या क्या एविडेंसेस चाहिए होंगे? पहला एविडेंस क्या है कि आपको ओरिजिनल अवार्ड की कॉपी देनी होगी जो भी आर्बिट्रेटर ने पास की है। दूसरी चीज, आपको ओरिजिनल एग्रीमेंट देना होगा जिसके थ्रू आप आर्बिट्रेशन के अंदर एंटर हुए थे। और तीसरी चीज, आपको वो एविडेंसेस देने होंगे जो भी फॉरेन अवार्ड के लिए नेसेसरी है कि ये फॉरेन अवार्ड है। भाई कोई ऐसे प्रूफ लगता, कोई फॉरेन एम्बेसी से कुछ ऐसे स्टैंप लगती है, कुछ भी लगती जो कि उस कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको प्रूफ देना होगा कि ये अपने आप में फॉरेन अवार्ड है। तो ये तीन चीज़ें आपको देनी जरूरी है। हाँ, अगर मान लो फॉरेन अवार्ड किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, जैसे मान लो कोई स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर वो फॉरेन अवार्ड आ रखा है या चाइनीज लैंग्वेज के अंदर आ रखा है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उसका ट्रांसलेशन भी आपको लगाना होगा, और वो ट्रांसलेशन उसके बाद आपको किसी डिप्लोमेटिक या काउंसलर एजेंट से, जिस भी कंट्री का वो पार्टी है, जैसे चाइना से पार्टी है या स्पेन से पार्टी है, तो वहाँ का जो डिप्लोमेटिक या काउंसलर एजेंट है उस कंट्री का, वहाँ से आपको ये सर्टिफाई कराना होगा कि ये जो ट्रांसलेशन है वो अपने आप में ठीक है, सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोर्स इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको साथ में लगानी होगी। तो ये चौथी चीज़ एक्स्ट्रा होगी अगर फॉरेन अवार्ड बाहर की लैंग्वेज में आते हो, तो ट्रांसलेशन होना साथ में ज़रूरी है। सेम चीज़ आपको जिनीवा कन्वेंशन के अंदर भी मिलेगी। और यहाँ पे कोर्ट वर्ड का मतलब हाई कोर्ट होगा, जो मतलब जो भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का हाई कोर्ट है, क्योंकि वही डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें। फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए कुछ कंडीशंस है, और यही कंडीशंस जो अपने आप में डिफेंस भी है कि भी सामने वाला चाहता है कि ये जो फॉरेन अवार्ड है ये एनफोर्स ना हो पाए, तो वो यही डिफेंस ले सकता है, क्योंकि ये कंडीशंस है जो कि प्री रिक्विजाइट्स है कि अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो आप फॉरेन अवार्ड को इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वो यही बोलेगा कि ये चीज़ें फुलफिल नहीं है, इसलिए इस अवार्ड को एग्जीक्यूट ना किया जाए। तो क्या क्या है? सबसे पहली बात, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 44 आर अंडर लॉ एप्लीकेबल टू देम अंडर सम इनकैपेसिटी। पहली बात कि वो किसी इनकैपेसिटी के अंदर है, या तो ये वो डिफेंस ले सकते हैं, किसी भी तरीके की इनकैपेसिटी हो सकती है, जैसे माइनर है या कुछ भी ऐसी आप डिफेंस ले सकते हो कि वो इनकैपेसिटी में नहीं होने चाहिए थे। दूसरा डिफेंस ये ले सकते हो कि ये जो एग्रीमेंट जिसके थ्रू आपने आर्बिट्रेशन करी वो अपने आप में वैलिड नहीं है, तो ये डिफेंस लिया जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या आ जाती है, द पार्टी अगेंस्ट हुम द अवार्ड इज इन्वॉक वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस। की अगर दो पार्टीज थी, इन्होंने इसने यूनिलेटरली एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया और इसको कोई नोटिस ही नहीं दिया और अपने आप में अवार्ड पास कर दिया। और यूनिलेटरल तो वैसे भी आर्बिट्रेटर जो है वो सही नहीं होता, उसके जो भी अवार्ड्स होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते।
तो यहाँ पे उसको बिना नोटिस दिए आपने अपॉइंटमेंट कर ली और उसने अवार्ड पास कर दिया, तो ये भी अपने आप में एक डिफेंस है। या फिर ये अपना केस जो है प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो ये भी इसको एक डिफेंस मिल जाएगा कि मैंने अपना केस ही प्रेजेंट नहीं किया, तो ये चौथा ग्राउंड मिल जाता है। पांचवी बात आपको मिल जाती है, द अवार्ड डील विद डिफरेंस नॉट कंटेम्पलेटेड बाय और नॉट फॉलोइंग विद इन द टर्म्स ऑफ द सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन। कि भाई जो बातें हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर लिखी थी कि इस चीज को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इस चीज को हमने रिजॉल्व नहीं किया, हम तो किसी और बात को आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करके आए हैं, तो वहां पे भी आप ये डिफेंस ले सकते हो और आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो फिर एनफोर्सेबल नहीं होगा। या कोई ऐसी चीज के ऊपर आर्बिट्रल अवार्ड आ रखा है जो कि आर्बिट्रेशन के स्कोप से बाहर था, तो ये आप डिफेंस ले सकते हो कि ऐसी चीजें तो आर्बिट्रेशन के स्कोप में ही नहीं थी। सातवां डिफेंस आप ले सकते हो कि जो कॉम्पोजिशन है आर्बिट्रल अथॉरिटी की या आर्बिट्रल प्रोसीजर जो फॉलो हुआ वो एग्रीमेंट के हिसाब से फॉलो नहीं हुआ, जो हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया था। हमने बोला था कि ऐसे ऐसे हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, बट वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुआ। या हमने डिसाइड किया था एग्रीमेंट के अंदर कि हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने आर्बिट्रेशन के अंदर, और वो स्टेप्स ही हमने फॉलो नहीं किए, तो वो एक डिफेंस हो सकता है और उसके थ्रू आपका जो आर्बिट्रल फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। आठवां पॉइंट आप ले सकते हो कि जो अवार्ड है वो बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं बना या फिर सेट असाइड हो गया या सस्पेंड हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री के थ्रू आप ये आर्बिट्रल अवार्ड लेके आ रहे थे, जहां पे भी आप ये आर्बिट्रेशन कर रहे थे, और उसके लॉ के हिसाब से ये जो आर्बिट्रेशन थी वो सही नहीं थी, तो ये एक ग्राउंड लिया जा सकता है कि वो बाइंडिंग नहीं हुआ या वहाँ पे सेट असाइड हो गया या सस्पेंड हो गया, ये सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं। इसके बाद नौवां जो ग्राउंड है वो बन जाता है कि आपने आर्बिट्रेशन ऐसी चीज के ऊपर करी कि जो कि कैपेबल ही नहीं है सेटलमेंट की। भाई ये कोई क्रिमिनल नेचर की चीज थी, इसके ऊपर आप कैसे सेटलमेंट कर रहे हो, या ये इस तरीके की चीज थी, इस पर सेटलमेंट हो ही नहीं सकती, तो ये अपने आप में डिफेंस लिया जा सकता है। और 10वां डिफेंस होता है कि आपने इस तरीके का फॉरेन अवार्ड पास किया जो कि कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की पब्लिक पॉलिसी अलाउ नहीं करेगी कि इस चीज के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो, या मतलब कोई फॉरेन अवार्ड आए या फिर आर्बिट्रेशन हो, या फिर ये इस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये जो अवार्ड है, तो वहां पे वो एनफोर्सेबल नहीं होगा इंडिया के अंदर। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हम कैसे मान सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर बता रखा है कि भाई वो आपने अवार्ड इंड्यूसमेंट से लिया हो, फ्रॉड किया हो, करप्शन की हो, या सेक्शन 75 या 81 का वॉयलेशन किया हो, तो वहां पे हम उसको क्या मान लेंगे, पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। इसी तरीके से अगर आपने फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ को भी, इंडियन लॉज हैं कितने सारे लॉज हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी जो फंडामेंटल पॉलिसी है जो हमें फॉलो होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो आप वॉयलेट कर रहे हो, या बेसिक नोशन जो है मॉरलिटी या जस्टिस का वो फॉलो नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जस्टिस नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये बोलेंगे कि दैट इज कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड दिस फॉरेन अवार्ड इज नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो। देन एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, तो यहाँ पे सेक्शन 49 ने बस इतनी सी बात बोली कि फॉरेन अवार्ड्स को आप इसी तरीके से एनफोर्सेबल करोगे जैसे कि कोर्ट की कोई डिग्री हो इंडिया के अंदर। देन कहाँ पे आप अपील कर सकते हो, अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होते हैं, तो जैसे मान लो आप कोर्ट के पास गए, आपने कहा कि हाँ हमारे मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर कर दो क्योंकि ये हमने इसके अंदर एग्रीमेंट कर रखा है, और वो रेफर नहीं करते, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन अवार्ड है सेक्शन 48 के अंदर, तो वहाँ पे आप उसको एनफोर्स कराने के लिए अपील के अंदर जा सकते हो। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो सेकंड अपील है, अगर मान लो इस अपील के अंदर, यहाँ पे आप अपील में गए थे और इस अपील के अंदर, अपीलेट कोर्ट में ही जाओगे ना अपील के अंदर, इस अपील के अंदर आप को जो भी डिसीजन आया और अब आप दोबारा इसके अगेंस्ट अपील में जाना चाहते हो सेकंड अपील, तो ये सेकंड अपील जो है वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है, यही चीज बोली है, प्रोहिबिट्स है सेकंड अपील। लेकिन आपके पास एक हमेशा फाइनल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट आप फिर भी जा सकते हो। अब यहाँ से फिर ये सेम कॉपीड है, जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन के लिए थे वही सेम प्रोविजन है, यहाँ पे सब कुछ सेम है। अगर आप पढ़ोगे फॉरेन अवार्ड कब बाइंडिंग होगा, एविडेंस क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था ओरिजिनल अवार्ड की कॉपी, जब अवार्ड एविडेंस की जो आपका अवार्ड था फाइनल था, नेसेसरी कंडीशन जो है सेक्शन 57 की वो सारी पूरी हो रखी हैं, ट्रांसलेशन आपको साथ में लगानी है, वही सब चीज़ें हैं कि फॉरेन अवार्ड कब एनफोर्सेबल होगा, सेक्शन 57 के अंदर बता रखा है हमें कि जब वो जो सबमिशन हुई है उस हिसाब से आपने अगर अवार्ड दिया है तो वो अपने आप में एनफोर्सेबल होगा। ऐसे मैटर के ऊपर है जो कि सेटलमेंट के लिए कैपेबल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशंस जो आपने आर्बिट्रेशन के अंदर करी है, जिस कंट्री के अंदर था वहाँ पे फाइनल हो रखा है। द एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड इज नॉट कॉन्ट्री टू द पब्लिक पॉलिसी ऑफ लॉ इन इंडिया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, हमने ऊपर समझा था, तो वही चीज़ें सेम यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं।
सेम चीज़ बता रहा है कि फॉरेन अवार्ड कैसे यहाँ पे एनफोर्सेबल होंगे, जैसे डिक्री ऑफ द कोर्ट हो, अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होंगे जहाँ पे आपको मना कर दिया हो आर्बिट्रेशन में जाने से, या कोई फॉरेन अवार्ड सेक्शन 57 के हों, ठीक है, सेकंड अपील अलाउ नहीं होगी, वही चीज़ बोल रखा है, लेकिन फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जा सकते हैं। तो वही सेम चीज़ कॉपीड है जो जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में है, वही जिनीवा कन्वेंशन के अंदर है। तो यहाँ पे आपने ये क्या समझा कि किस तरीके से जो फॉरेन अवार्ड होते हैं उनको हम एनफोर्स कर सकते हैं इंडिया के अंदर, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को हम इंडिया के अंदर कैसे एनफोर्स करते हैं एज पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इससे पहले हमने कंसिलिएशन के टॉपिक को भी समझा था, और बाकी भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करते रहेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा भी हमने एक बारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रखी है आर्बिट्रेशन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।